हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं वीवी यादव आपका साइंस टीचर। बच्चों, आज हम लोग ये 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जीवों में अनुकूलन। अब इसमें पहले जाने कि जीवों का वास स्थान किसे कहा जाता है। आप अपने आसपास तालाब है या रास्ते में जा रहे हैं तो तमाम तरह के जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को आप देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे या जंतु पानी के अंदर रहते हैं और कुछ पेड़ पौधे और जंतु जमीन पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। और कुछ को आपने देखा होगा जंतुओं को कि वो वायु में, हवा में भी उड़ते रहते हैं, यानी वायु में भी ये पाए जाते हैं। तो कोई भी जीव अपना वास स्थान यानी रहने का स्थान ऐसी जगह पर बनाता है जहाँ पर उसे प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहे, उसके तथा उसके अंडे बच्चों की सुरक्षा हो सके तथा उसके अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों। ऐसे स्थान को जीव अपना वास स्थान बनाता है, निवास स्थान बनाता है, रहने का स्थान बनाता है। आदमी को देख लीजिए, आदमी ही जो है अपना वास स्थान कहाँ बनाता है? जहाँ उसको सारी सुविधाएं हों, उसको भोजन भी मिल सके और उसके जीने के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों, उसके और उसके फैमिली की सुरक्षा हो सके। ऐसे स्थान पर वह अपना घर बनाता है। तो वैसे ही दूसरे जंतु और पौधे भी ऐसे ही स्थान को वास स्थान के लिए अपना चुनाव करते हैं या चयन करते हैं। तो वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसका वह वास स्थान कहलाता है। अब वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल है, स्थल है तथा वायु है। और स्थल में भी आप देखेंगे कि स्थल को भी दो भाग में बांट देते हैं। एक को मरुस्थलीय और एक को कहते हैं समतल स्थान, यानी जहाँ पर पानी उचित मात्रा में उपलब्ध होता है। और रेगिस्तान या मरुस्थल जहाँ की जमीन में पानी की क्या रहती है? कमी रहती है, तो उसको मरुस्थल कहते हैं। तो इस तरह से जल में पाए जाने वाले जंतु और पौधे होते हैं और स्थल पर पाए जाने वाले, मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पौधे होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। अब कोई भी जीव बच्चों जिस स्थान पर रहता है उस स्थान पर रहने के लिए अपने शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन ला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वह जीवित रह पाता है। तो उसकी सारी शारीरिक संरचना तथा उसके स्वभाव आदि में जो परिवर्तन होता है, उसको जीवित रहने के लिए वह उसका अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अनुकूलन की परिभाषा है कि आकृति, आकार, रूप, रंग, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रखने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी किसी भी जीव की
जो आकृति है, शारीरिक संरचना है, रंग रूप है, या ऐसे और लक्षण में जो परिवर्तन है, जो उस जीव को वहां पर सफलतापूर्वक जीवित रखने के लिए उपयुक्त होता है या सहायक होता है, तो उस परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो आइए आज बताया जाए कि जलीय अनुकूलन जीवों में किस प्रकार का होता है। तो जलीय जीवों में अनुकूलन, आप देखते हैं कि अगर आप बहुत देर तक अपना हाथ पानी में डाले रहें तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि आपकी त्वचा सिकुड़ जाती है। लेकिन जो जंतु या पौधे पानी में हमेशा रहते हैं उनकी त्वचा सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि उनका शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित है और हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, कमल है, वह पानी के अंदर आराम से वृद्धि करता है, पुष्प आदि उसमें लगते हैं। लेकिन यदि उस पानी में आप आम का या गुलाब का पौधा लगाएंगे तो वह कुछ दिन में सड़ जाएगा, क्योंकि वह पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता है, वह स्थल पर रहने के लिए अनुकूलित होता है। तो जलीय जीवों में अनुकूलन पहले बताया जाए। जलीय जंतुओं में अनुकूलन, अब जल में पाए जाने वाला जंतु मछली और मेढक है मुख्य रूप से। तो जलीय जंतु जैसे मछली का शरीर नौकाकार होता है, धारा रेखित होता है, वह पानी को चीरते हुए आगे की ओर चलती है। तो शरीर कैसा हो गया? धारा रेखित होता है, नौकाकार होता है। दूसरा पॉइंट है कि मछली में वो अंश पंख तथा पूंछ पाई जाती है, जिससे मछली पानी में आसानी से क्या करती है? तैरती है। और मछली के शरीर की सतह पर स्केल्स पाए जाते हैं और ये जलरोधी परत होती है, यानी जिसके कारण मछली की जो त्वचा है या शरीर है वह पानी में सड़ती नहीं है। तो मछली में जलरोधी परत पाई जाती है और मछली जो होती है वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स या गड़पड़े द्वारा लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है। तो इस तरह से मछली का शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसी तरह मेढक है कि मेढक का शरीर भी धारा रेखित होता है और वह भी पानी को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ता है। मेढक के जो पैर होते हैं उसमें जो अंगुलियां हैं उसमें एक झिल्ली जुड़ी हुई होती है जिसे पाद जाल कहते हैं, जिसके कारण वह अपने पैर से पतवार की भांति पानी को पीछे की ओर धकेलता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसके पास गर्दन नहीं पाई जाती है, जिससे स्थल पर भी रह करके वह जंप कर सकता है। और मेढक पानी में जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करता है और मेढक की आंखों पर जो होती हैं वो पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है, जिसके कारण वह पानी में तैरता हुआ भी उसे पानी में दिखाई पड़ता है और उसकी आंखों में पानी कीचड़ आदि प्रवेश नहीं करता है। तो इस तरह से ये संरचनाएं मछली और मेढक में पाई जाती हैं, जिसके कारण इनका शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसी तरह से बच्चों पौधे भी ऐसे कुछ हैं जो जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनका शरीर कोमल और कमजोर होता है, क्योंकि इनके शरीर में मृदुतक उत्तकों
की अधिकता होती है और काष्ठीय उत्तक बहुत ही कम मात्रा में पाए जाती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती हैं, जो तैरने की अवस्था में होती हैं, और इनमें जड़ें जो होती हैं अल्प विकसित होती हैं, या कहा जा कुछ में जड़ों का अभाव होता है, क्योंकि अपने संपूर्ण सतह से ये पानी को अवशोषित करते हैं, इसलिए जड़ें बहुत ही अल्प विकसित होती हैं। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश पाए जाते हैं, जिसके कारण ये स्पंजी होते हैं और हल्के होते हैं। जैसे जलकुंभी आपने देखा होगा, तालाब में तैरती रहती है, और इनके ऊपर भी जलरोधी परत पाई जाती है, जिसके कारण पानी में रहने पर भी ये सड़ते नहीं हैं। और इनका एग्जाम्पल है जल में पाए जाने वाले जो पौधे हैं, जैसे सिंघाड़ा, कमल, कुमुदनी, हाइड्रीला, वैलिस्नेरिया इत्यादि, ये ऐसे पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर जल में रहने के लिए अनुकूलित होता है। तो इस तरह से जलीय जंतुओं का अनुकूलन और जलीय पौधों का अनुकूलन हमने आपको बताया। अब इसके बाद आगे के चैप्टर में दो आगे की चीज़ बताई जाएगी। ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू, गुड बाय।